Good morning to all of you. Class 7th, subject Social Science, Chapter 5, Women Change the World. Dear students, आप अपनी बुक का पेज नंबर 61 निकालेंगे। वहाँ से आज हम पढ़ेंगे स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे, कि वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय। Today both boys and girls attend school in large numbers. Yet as we will see, there still remain differences between the education of boys and girls. India has a census every 10 years. तो आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, which counts the whole population of the country. It also gathers detailed information about the people living in India, their age, schooling, what work they do, and so on. We use this information to measure many things, like the number of literate peoples and the ratio of men and women according to the 1961 census. About 40% of all boys and men 7 years old and above were literate. That is, they could at least write their names, compared to just 50% of all girls and women. तो जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में भी विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम आदि। इन जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्री और पुरुष का अनुपात। 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों का 40% शिक्षित था। इसकी तुलना से लड़कियां और स्त्रियों को केवल 15% भाग शिक्षित था। In the most recent census of 2011, these figures have grown to 82% for boys and men and 65% for girls and women. This means that the proportion of both men and women who are now able to read and have at least some amount of schooling has increased. But as you can also see, the percentage of the male group is still higher than the female group. The gap has not gone away. तो 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों व पुरुषों की ये संख्या बढ़कर 82% हो गई है और शिक्षित लड़कियों और स्त्रियों की संख्या 65%। इसका आशय ये हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया है जो पढ़ लिख सकते हैं और जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। इनके बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ है। Here is a table that shows the percentage of girls and boys who leave schools from different social groups, including scheduled caste and scheduled tribes. तो नीचे दी गई तालिका में विभिन्न वर्गों के उन लड़कों और लड़कियों का प्रतिशत दर्शाया गया है जो बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं।
अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लड़के और लड़कियां इनमें शामिल हैं। तो इधर आपकी बुक में आप देख सकते हैं कि ये एक टेबल बना हुआ है, एवरेज एनुअल ड्रॉप आउट रेट इन स्कूल एजुकेशन। तो इसको आप पढ़ सकते हैं 2014 से 2015 की परसेंटेज। पहले इन्होंने लेवल बताया है कि प्राइमरी क्लासेस 1 to 5 ऑल बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने और टोटल कितनी है। उसके बाद उसका एससी ग्रुप बताया है, फिर एसटी बताया है। पहले प्राइमरी का बताया है, फिर अपर प्राइमरी का बताया है, फिर सेकेंडरी क्लासेस का बताया है कि प्राइमरी में कौन से आते हैं 1 to 5 और अपर प्राइमरी में आएंगे 6 to 8। उसके बाद सेकेंडरी क्लासेस 9 to 10। तो ये अभी आप अपनी बुक में देख सकते हैं। तो आप जैसे बुक का पेज नंबर 62 निकालोगे, वहाँ ये आपकी तालिका दी हुई है, तो आप इसको खुद देखेंगे। You have probably noticed in the above table that SC and ST girls leave schools at a rate that is higher than the category. All girls, this means that girls who are from Dalit SC and Adivasi ST backgrounds are less likely to remain in schools. The 2011 census also found that Muslim girls are less likely than SC and ST girls to complete primary schools, while a Muslim girl is likely to stay in school for around 3 years. Girls from other communities spend around 4 years in school. तो ऊपर जो तालिका दी हुई है, आपने ऊपर दी गई तालिका में इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। इसका अर्थ ये हुआ कि दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना से ये भी पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदाय की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष का समय बिता पा रही है। There are several reasons why children from Dalit, Adivasi and Muslim communities leave school. In many parts of the country, especially in rural and poor areas, there may not even be proper schools nor teachers who teach on a regular basis. If a school is not close to people's homes and there is no transport like buses or vans, parents may not be willing to send their children to school. Many families are too poor and unable to bear the cost of educating all their children. Boys may get preference in this situation. Many children also leave school because they are discriminated against by their teachers and classmates, just like Om Prakash Valmiki was. तो दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में, नियमित रूप से पढ़ाने के लिए ना उचित स्कूल हैं, ना ही शिक्षक। यदि विद्यालय घर के पास ना हो और लाने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था ना हो, तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं, गरीब होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते हैं। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं।
जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी जितना आपने आज पढ़ा है, आप क्या करोगे, उसको दोबारा से रीड करोगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।